पे जो ऑडियो की सेटिंग है वो भी बिल्कुल सही दिखा रहा है, एक उसका मिनट, अब बाहर। आप कुछ नहीं, आप कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक आ रहा है ठीक है। सब। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना हम। मैं भी, हमने मोदी जी का बिल- नाम नहीं लिया शुरू में, बताइए। ये मोदी, ये मोदी, ये ग- मोदी। ये गड़बड़ हुई थी, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी के बिना कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल। रविंद्र जी पत्रकारिता करते रहे हैं। आईआईएम से, दिल्ली से पढ़ाई की रविंद्र जी ने, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में न्यूज रीडर रहे। आज तक में असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फिर इंडिया टीवी में प्रोड्यूसर। इंडिया टीवी कैसे झेल रहा था आपको। और फिर फेकिंग न्यूज में संपादक रहे, और बाद में अभी फिलहाल भगत राम नाम से वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, और फिलहाल मुंबई में है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। बड़ी मशक्कत के जी, बाद, मोदी का नाम लेने के बाद जो है आप इंटर हो पाए हैं। जी, धन्यवाद। और सभी साथियों का, जन विचार संवाद पे जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार। आपने वो इंडिया टीवी और का जो जिक्र किया, उसके लिए जी, थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ मैंने ज्वाइन बिल्कुल। करने के 22 दिन के अंदर मैंने वो छोड़ दिया था। जो हालत मेरी हो गई थी, मतलब एक नरक से निकल कर आप दूसरे नरक में जाएं, कुछ वैसा ही हो गया था। तो वही। मैंने मैंने अचानक से 22वें दिन इस्तीफा देकर, कुछ ये समझिए कि फिल्मी अंदाज में मैंने अपनी बाइक उठाई और मैंने जोर से अट्टहास किया, निकल के जैसे आजाद हो गया हूँ। सब कुछ मतलब फिल्मी था बिल्कुल। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपने पत्रकारिता को क्यों चुना करियर के लिए? बिना कुछ सोचे, समझ लीजिए, मैंने कोई चीज ज्यादा सोचकर चुनी नहीं कभी। चीजें आती गई, या उस वक्त मैं एमफिल कर रहा था डीयू से, तो तभी आईआईएमसी के फॉर्म्स निकले थे। और मैं बता दूं कि मैं हमेशा विनोद दुआ जी को बहुत एडमायर करता था, तब वो सहारा समय जी में हुआ करते थे। मैं जी। मेरा जो मन था पत्रकारिता का, मैं उन्हीं के जैसे डिबेट करना चाहता था। मतलब जिस तरह वो धीर गंभीर चीजें उस वक्त भी किया करते थे, तो मुझ पे उनकी बहुत बड़ी छाप थी। मतलब ये कह सकते हैं आप, उन्हीं को देखकर मेरा मन हुआ था कि मैं भी बैठकर इनकी तरह इन सारी चीजों पे बात करूं लोगों से। अच्छा, इसलिए आपने पत्रकारिता चुनी। जी। और और किसी ने मुझे उसके चुना नहीं, मैंने पत्रकारिता को चुन लिया। जी, एक सवाल है, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से थी, तो मुझे ये सवाल पहले से ही आता रहा है कि प्रोड्यूसर जो है, हम जो समझते हैं प्रोड्यूसर जो है, वो क्या पत्रकारिता का टेक्निकली हिस्सा है, कि पत्रकारिता से अलग ये कोई टेक्निकल चीज है? क्योंकि आपके बायोडाटा में मैंने देखा कि आप पहले आज तक में, और फिर इंडिया टीवी में प्रोड्यूसर रहे, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? देखिए, वो वाला फिल्म वाला प्रोड्यूसर तो है नहीं। हम्म। प्रोड्यूसर न्यूज का उत्पादन करता है। वो प्रोड्यूस करता है, न्यूज को बनाता है, फिर बेचता है। तो वही था। वैसे मेरी एंट्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी लेट हुई थी। मतलब अगर रेडियो को छोड़ दें, हम्म। तो साथियों ने कुछ ने कहा था कि बाहर रहकर गाली देते रहते हो, अंदर आके देखो और करो कुछ अगर कर सकते हो तो मैंने 2008 में, मतलब 2002 का पास आउट था मैं आईआईएमसी से। तो हम्म। 2008 में मैंने पहला कोई न्यूज चैनल जो ज्वाइन किया था, वो 2008 में, 6 साल बाद। हम्म। बाकी आपने, तो क्योंकि अखबार में और उसमें, अखबार में और टीवी में तो जमीन आसमान का फर्क है ही। वही, जी, मतलब मुझे मुझे समझ नहीं आता था कि ये जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है। न्यूज प्रोड्यूस करना, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो डेस्क पर बनाते हैं उस तरह से आप न्यूज पर, आपने रिपोर्टिंग की, नहीं, डेस्क पर ही काम किया? डेस्क पे ही रहा। और आज तक मैं, बल्कि मैं टिकर पे बैठा था जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज होती हैं। जी। तो ब्रेक मैं न्यूज ही तोड़ता रहा। और उन्होंने वायदा किया था कि आपको जो है कॉपी पे बिठाया जाएगा। 2 ढाई साल तक वो टरकाते रहे और मैं टिकर पे ही बैठा रहा, खबरों को ब्रेक करता रहा। बल्कि इस बात पे झगड़े हुआ करते थे, या सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की होती थी कि ये ब्रेकिंग न्यूज है या फ्लैश है, या नॉर्मल सिर्फ स्क्रॉल पे न्यूज चलेगी। इसको लेके लोगों के इस्तीफे हो जाया करते थे।
कि तुमने वो न्यूज़ ब्रेक नहीं की, देखो वो स्टार वालों ने कर दी है या जी वालों ने देखो ब्रेकिंग चला रखी है। जैसे मान लीजिए अमिताभ अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू आ रहा है तो ब्रेकिंग चल रही है उस वक़्त आज तक, क्योंकि बाबूजी अभिषेक को बहुत प्यार करते थे। हम्म। तो ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी तब देश के सामने कि बाबूजी अमिताभ उसको प्यार करते थे। जया जी को भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जो-जो बोला जाता है वो सब ब्रेकिंग चल रहा होता है। जैसे मोदी जी जो कुछ बोलते हैं वो सब ब्रेकिंग होता है। ब्रेकिंग के मायने ही बदल गए हैं। तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ ही देखी थी और उसी से फेड अप हो गया था मैं कि ये तो कमाल की चीज़ है। तो आपने दो-दो टीवी चैनल पर, जहाँ मतलब जो भी पत्रकारिता में आता है उसका सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है वो टीवी पर जाए, जी। स्क्रीन पर जाए। तो आपने दो-दो टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर काम किया और फिर दोनों को छोड़ दिया, क्यों? मुझे तो यही पता नहीं चला था जॉइन क्यों किया था। छोड़ने का तो कैसे पता चलता? वही था कि रोज़ वही हो रहा था कि द उस वक़्त शायद गिरावट बहुत तेज़ी से शुरू हुई थी। अब तो जो हाल है, तब बहुत ठीक लगता था इसके मुकाबले। जो हुँ, अब हुँ। है, तब मोदी जी नहीं आए थे। तो मोदी जी के आने पे तो कायाकल्प ही हो गया है। तो उस वक़्त भी बुरा हाल था और फिर इंडिया टीवी जॉइन करने के बाद मैं नहीं रह पाया। तो सोचा कि अब दिमाग में ये आया कि इससे अच्छा तो मैं कुछ भी कर लूँगा। हुँ। जो कुछ हो रहा है ये अगर मैं पैसों के लिए करता हूँ तो पैसे भी इससे ज़्यादा कमा लूँगा शायद अगर कुछ और करूँगा। तो ये तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जो सोची थी या जिसके लिए पत्रकारिता की थी। तो आप फिर मीडिया मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़कर फिर मुंबई शिफ्ट हुए? जी, ये कहानी है फेकिंग न्यूज़ की। फेकिंग न्यूज़ जो शुरू किया था राहुल रोशन ने, जो मेरे क्लासमेट दोस्त रहे थे आईएनसी में और तो साथ बात हुआ करती थी, तो बहुत ही उस मामले में बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। तो फेकिंग न्यूज़ शुरू कर दिया था, तो मैं उनके लिए हिंदी में फ्रीलांस किया करता था। मैं गाज़ियाबाद से ही रहते हुए हिंदी में लिखा करता था आर्टिकल्स। हुँ, फिर उन्होंने प्लान किया कि हम इसको हिंदी में ला रहे हैं अलग से फेकिंग न्यूज़ को, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मुंबई आना पड़ेगा उसके लिए। तो हिंदी फेकिंग न्यूज़ को सँभालने के लिए मैं मुंबई आ गया। उससे पहले 5 साल मैं घर पे ही था, फ्रीलांस कर रहा था, ट्रांसलेशन या ऐसी चीज़ें कुछ। इस वक़्त में जबकि न्यूज़ ही फेकिंग है, फेकिंग न्यूज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये जब ऐसे फेक न्यूज़ शुरू हुआ था तो इतना फेक नहीं था। अब तो समझ में नहीं आता कि हम ज़्यादा फेंक रहे हैं या वो ज़्यादा फेंक रहे हैं। मतलब अगर अगर अब फेक न्यूज़ शुरू किया जाता तो अब शायद शुरू ही नहीं होता, क्योंकि चारों नहीं तरफ फेकिंग चलता। न्यूज़ ही है। तब इतना नहीं फेंक रहे थे लोग। अ, जी। आपको आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, फेकिंग न्यूज़ से एक न्यूज़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई थी और वो कई दिनों तक चलाई थी। शायद आपको पता हो जी, कई सारी कि थी। वो एक सबसे पह न्यूज़ जो है। हाँ जी। जी, सबसे पहली थी वो जो एक्सडीओ जो होता है, वो एक हाँ। ऑस्ट्रेलिया के किसी न्यूज़ पोर्टल ने शायद वो सच खबर करके चलाई थी कि मतलब एक्स छिड़कने के बाद भी बंदे से लड़की नहीं पटी। और उसने जितना बताया था बाकायदा उसने इंच टेप से लेके उसने नापा कि 15 सेंटीमीटर दूर से छिड़कना है, वो सब उसने तमाम चीजें की। लेकिन उसके बाद अब उसने कंपनी पे मुकदमा किया है कि मुझसे लड़की नहीं पटी है इसके बावजूद भी और मेरा इतना खर्चा हो गया है एक्स पे अभी तक। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो सच की तरह उससे बहुत बड़ा जंप लगा था फेक न्यूज को। और भी कहीं है फेक न्यूज का जिक्र तो सम्मान्य मोदी जी ने पार्लियामेंट में किया है। फेक न्यूज की खबर को उन्होंने पार्लियामेंट में बताया। अच्छा, ये कई कौन सारी सी हैं न्यूज़ बहुत। थी? ये थी उमर अब्दुल्ला के किसी चीज को उन्होंने कोट किया था जो फेकिंग न्यूज की खबर थी, उसको उन्होंने पार्लियामेंट में हाँ, सच की तरह राइट। बताया था। और इसके अलावा भी ओहो! कुछ खबरें रही हैं। बहुत बहुत बार जो हम लिखते थे उन्हें लोग सच की तरह ही ले लेते थे बहुत सारे। जैसे मेरी अपनी खुद की एक बहुत जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी उस वक्त जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने जो ये महान कदम उठाया था, तो मैंने लिखा था। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप बहुत क्लासिक चीजें लिखते हैं, लोग उतना हिट नहीं होती हैं, बहुत बार वो सर के ऊपर हुँ, से निकल जाते हैं। आप हुँ, बिल्कुल हुँ, सीधी हुँ, सपाट बात कही है। मैंने लिखा हुँ। कि मुलायम और मायावती जी ने कहा है कि हम तो पुराने नोट ही चलाएंगे 500 के। अच्छा।
अब लोगों ने उसको मतलब वो जो मायावती जी और मुलायम के जो विरोधी थे, उन्होंने लाखों कमेंट्स किए कि सालों तुम्हें ये हो जाएगा, तुम चला के देखो, तुम्हें जेल में डाल देंगे, अब हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। तो उसको बिल्कुल सच की तरह लिया था उस खबर को। बहुत सारी खबरें होती हैं ऐसी जो जिसमें लोग पिल पड़ते हैं, और दोनों तरफ के लोग, मतलब खबर के समर्थक भी और विरोधी भी, ये दोनों तरफ के लोग करते हैं। तो इसमें मतलब इस लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत मालूम है। बड़ी बड़ी मजेदार बात है मतलब ये। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और मुझे याद आता है, एक मैंने मौलाना का किरदार किया था भगत राम के बीच में, भगत राम करते करते। जी। तो जैसे ही मौलाना साहब आए, जब ये तबलीगी वाला इन्होंने मुद्दा चला रखा था पूरा, तो मैंने थोड़ी सी वही दाढ़ी रखी और वो बा कैसे नहीं पढ़ने दोगे बा नमाज, बा जो सवाब मस्जिद में हासिल हो जाएगा बा यहाँ हो जाएगा क्या, बा हम तो नहीं पढ़ेंगे, ये ऐसा पढ़ने से रोक लेगा क्या, बा हमारे लोगों ने इतना कर रखा है। तो उसको लोगों ने सच में कोई मौलवी समझा, क्योंकि मौलाना साद का चला हुआ था, तो मैंने मौलाना जी। सादा उसका नाम रख लिया था, शायद मौलाना सादा। वो 10 मिलियन से ऊपर व्यूज हुए थे, और लोग उसको कह रहे थे देखो ऐसे होते हैं जाहिल। हम बोल रहे थे ना इन्होंने ही फैलाया है। और उसको असल में लोगों ने इसलिए हाथ वहां ज्यादा लिया कि जो दूसरी तरफ का तबका था वो तलाश में था कि अपना अपना वाला माल मिले कुछ, क्योंकि वो देखते हैं ना कि ये तो हमारे अगेंस्ट चीज है, ये वो ये नहीं देखते कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये मोदी के खिलाफ है, सीधा ये दिखता है उनको। फिर उनको लगा कि अरे यार मोदी के सपोर्ट की चीज आई है। उन्होंने जो उसको वायरल किया है मौलाना साहब को, वो भगत राम भी कुछ नहीं रह गया था उसके सामने। क्योंकि अगर अगर जाहिलों की और बेवकूफों की गिनती करेंगे तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से वो वाले ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हैं। बिल्कुल। लेकिन मेजोरिटी की संख्या ज्यादा है, तो उधर भक्तों जी। की और उनकी संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा वायरल कर देंगे। अगर आप उनका वाला बिल्कुल। माल देंगे तो वो ज्यादा हिट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, भगत राम का आइडिया आपको कैसे आया? अब क्यों आया? ये तो सोते सोते आ सकता था, मतलब ये तो ये समझिए कि भगत राम बनना ही सबसे आसान है इस देश में। भगत बनने से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। ये तो मैं यूं ही बन गया, मतलब कि, कि ये आइडिया था, बजट आया था, निर्मला जी ने हलवा बनाने के बाद, बजट का हलवा बनाने के बाद जो किया, तो मैं रात को लेटे लेटे ऐसे ही सोच रहा था कि इस पे क्या बन सकता है। तो लगा कि अगर इस पे भक्त का रिएक्शन हो तो भक्त कैसे रिएक्ट करेगा, कि पाकिस्तान का कमर तोड़ दिए हैं, बहुत अच्छा बजट बनाए हैं, मोदी जी ऐसी तैसी कर दिए हैं, चाइना का घुटने टिकवा दिए हैं, तो वो सब। जी अपूर जी नमस्कार, अपूर जी का मुझे मैसेज दिखा नीचे। हम्म। तो बस वही था कि इतना ही बोल दो और क्या है, क्योंकि उन्हें कुछ मुद्दों पे तो जवाब देना नहीं है भक्त को। भक्त को तो सिर्फ बोलना है मोदी जी ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, तो सीधा आके वो कर दिया और वो वायरल हो गया कि लोगों ने समझा कि सच में कोई भक्त जो है वो बजट पे अपना रिएक्शन दे रहा है। वो पहला वीडियो ही वायरल हो गया था। जी। इसकी मतलब आपने कहा पहला वीडियो वायरल हुआ था, आपको इसकी प्रतिक्रियाएं कैसे मिली? मतलब किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली? क्योंकि बहुत सारे भगत हैं, तो ट्रोल जैसी चीज भी हुई होगी। होती है, भगत में भी हुई थी। और असल में भगत से पहले एक और कैरेक्टर था, तौबा तौबा रिपोर्टर, जो पाकिस्तान वाला, वो मिस्टर खोखर करके हैं शायद वो। तो उन्होंने तौबा तौबा किया था कि हम टमाटर का जवाब एटम बम से देंगे। वो अपने न्यूज रूम से किया करते थे और एंकर से बात कर रहे होते थे वो। तो उन्होंने उस पे, मैंने फिर उस पे किया था, तो सबसे पहले वो हिट हुआ था। उसके बाद जब ये कैरेक्टर आया तो ये दूसरी साइड का कैरेक्टर लगा, कि तब तक तो पाकिस्तान बैशिंग लग रही थी उनको। हालांकि उसमें ऐसा कोई इधर की एस्टेब्लिशमेंट की प्रशंसा नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे और उनके बहाने अपने देश के मुद्दे भी उठाए जा रहे थे। लेकिन लोगों को फिर भी एक सुकून था कि यार इमरान की मारी जा रही है, पाकिस्तान की ऐसी तैसी की जा रही है, तब तक वो। लेकिन जब भगत राम कैरेक्टर आया तो वो इस पे फेसबुक पे तो हिट हो गया, लेकिन यूट्यूब का जो ऑडियंस तैयार हुआ था वो तौबा तौबा रिपोर्टर के हिसाब से तैयार हुआ था। उन्हें भगत राम ज्यादा पसंद नहीं आया। तो वो अभी भी आप देखेंगे कि यूट्यूब पे अभी 1,30,000 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं, जबकि फेसबुक पे 3.5 लाख हैं लगभग। तो भगत राम को लेके
रेस्पॉन्स शुरू में यूट्यूब पे ठीक नहीं था, और उन्हें लगा कि जो वहां पे तैयार हुए थे लोग, उनको वो ज्यादा भाया नहीं। फेसबुक पे एकदम से हिट हुआ था, और इस कैरेक्टर के साथ में जो लोग जुड़े, उसकी वजह मैं तो यही पाता हूँ कि जो लोग हाशिए पे धकेल दिए गए समाज में, या जिनकी आवाज नहीं हम्म। थी। आप देख ही रहे हम्म। हैं कि मैन स्ट्रीम मीडिया में जो है वहां आवाज नहीं है किसी की, वो सब हम्म। सिर्फ एक मोदी जी हैं, मीडिया है हम्म। तो हम्म। उन लोगों को जिनकी आवाज नहीं थी, उनको एक अपनी आवाज दिखाई दी, या उस कैरेक्टर में लगा कि ये हमारी बात बोल रहा है। तो हम्म। इसलिए शायद यही वजह है भगत राम के इतने हिट होने की। ये जैसे जो आप वीडियो बनाते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका है कि एक एक बहुत बहुत ही भोला भाला सा इंसान है और जी बड़े सीधे तरीके से अपनी बात कहता है, बड़े भोले तरीके से, और एकदम से वही भगत वाली जो उसकी जो अप्रोच है वो मोदी जी के टुवर्ड्स, वो बिल्कुल वैसी सीधे साधे ढंग से वो अपनी बात कहता है। बहुत जिसको कहते हैं बहुत कन्विक्शन के साथ वो अपनी बात कह रहा है। ये कंसेप्ट आपका है। आप टीम वर्क में काम करते हैं? स्क्रिप्टिंग कौन करता है, शूटिंग कौन करता है? टीम वर्क है या आप अकेले ही सब कर लेते हैं? जी, मोदी जी की तरह मैं भी अकेला ही करता हूँ सब कुछ। आपने कभी मोदी जी के किसी मिनिस्टर को नहीं देखा होगा कोई कुछ करता है बिल्कुल। शायद। एक निर्मला जी हलवा बनाती हैं बजट का, इसलिए उनका पता है कि वो हैं। इवन राजनाथ सिंह का भी नहीं पता कि वो कौन से मिनिस्टर हैं। और मोदी जी के साथी हैं शाह जी, तो उनका पता है, गृह मंत्री है। निर्मला जी का पता है। और अभी ये नरेंद्र तोमर का किसान आंदोलन की वजह से पता चल गया है, नहीं तो किसी चौथे मिनिस्टर का नाम पूछ लो आप। क्योंकि चना भी बांटेंगे तो मोदी जी ही बांटेंगे, पुलिया का बिल्कुल। उद्घाटन करेंगे तो भी मोदी जी ही करेंगे। मोदी हैं तो मैं ही ये वेट, ये मेरा मोबाइल है, ये मैं ऐसे रख लेता हूँ सामने, और मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करता हूँ सामने रख के। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो सारा, शुरू में मेरे एक साथी थे, उनसे मैं एडिट करता था, पुराने साथी हैं। फिर मैंने एडिटिंग सीख ली, तो अब एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ। एक सवाल है कि क्या आपको कोई थ्रेट महसूस हुआ, डर जैसा कुछ महसूस हुआ? क्योंकि आप प्रतिरोध कर रहे हैं लगातार, और बड़ा जो भी प्रतिरोध में है वो सारे लोग उन सारे लोगों को एक किस्म से धमकियां मिलती रहती है, तो आपको भी मिलती है? जी, बोरी भर के। और गालियां गालियां तो मेरे लिए, जैसे मोदी जी के लिए देखिए, गालियां वो भी 2-4 किलो खाते हैं रोज, उन्होंने बताया, तो उनसे थोड़ा बहुत कम मैं भी खाता हूँ शायद। धमकियां होती हैं, डर तो नहीं लगता, डर नहीं लगता, लेकिन भरा होता है, इनबॉक्स भरा होता है गालियों से। और मिलने की धमकियां मिलती हैं, वहां मिलो यहाँ मिलो। लेकिन पता है बहुत सारे लोग, ये ऑनलाइन धमकी देने वाले लोग वैसे भी भीड़ में हिंसा करने वाले लोग होते हैं। अगर आप उनसे वन टू वन बात करें तो वो डर के पीछे भाग जाते हैं। ऐसे भी वाकये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गाजियाबाद से धमकी दे रहा है, अब मुझे उसका फेसबुक पे लोकेशन दिख रहा है कि वो गाजियाबाद का है, उसकी जगह भी दिख हम्म। रही है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि वो सामने सेक्टर 5 वाले पेट्रोल पंप पे मिलते हैं सुबह 10 बजे। वो हम्म। सीधा सॉरी पे आता है फिर। अच्छा। मतलब ऐसे धमकी देने वाले भी होते हैं कि अगर आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने का बोल दें तो वो डर जाते हैं। मतलब क्योंकि ये भीड़ में मिल के हिंसा करने वाले लोग हैं। ये ऐसे भी कोई बहादुर नहीं होते हैं, ये वर्चुअल बहादुर हैं सब। तो बहुत सारी हैं। और उन गालियों का क्या कहें कि वो सबको मिलती ही हैं। और जैसे अगर महिलाओं के बारे में देखा जाए तो स्वरा हो, तापसी हो, उनको तो और भी हम्म। कितना बुरा बुरा सुनना पड़ता है। हम्म। और हम्म। हमसे बड़े बड़े तो कितने हैं, जैसे एक बार जो वरुण ने अपनी उसमें ही कहा था अपने एक एक्ट में कि मुझसे पहले तो कुणाल कामरा है उसको पकड़ो पहले। तो मुझसे पहले तो वरुण है, कुणाल कामरा है, कितने लोग हैं, राजीव निगम भाई हैं, राजीव ध्यानी भाई हैं, और बहुत सारे जी लोग जी। हैं। तो मेरा तो नंबर उनके बाद आएगा। तो वैसे गालियों में और उसमें कोई कमी नहीं रहती है। जैसे ही आपके आपसे इंटरव्यू की बात हुई तो कई लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, मतलब आपको लोग प्यार भी करते हैं, आपके वीडियो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ज्यादा संख्या किसकी आपको महसूस होती है, भक्तों की जो आपको ट्रोल करते हैं या वो जो लोग आपसे प्यार करते हैं? मुझे तो प्यार करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। मतलब ट्रोल करने वालों की, या तो उनकी फेसबुक पेज पर उधर क्योंकि समर्थक ज्यादा हैं तो वहां पे आने की हिम्मत नहीं होती, या तो ऐसा होता होगा। क्योंकि अगर कोई उल जुलूल बात कोई करता है या कोई बदतमीजी की बात करता है, तो वो जो है अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं वो उस पर पिल पड़ते हैं, तो शायद लोग वहां से भाग जाते हैं। तो यूट्यूब पे भी लोग लिखते हैं अक्सर कमेंट्स में कि
जो लाइक का और डिसलाइक्स का रेशो है वो बहुत ही बेहतर है बाकी लोगों के मुकाबले। मतलब जैसे मान लीजिए 2000 लाइक्स हैं तो 10 12 50 डिसलाइक्स होते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज है डिसलाइक का। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपके जो वीडियो जितने भी देखे हैं, उसमें एक चीज जो है मतलब मुझे लगती है, क्योंकि जिस तरह से हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खासतौर पर जो लोग प्रो मोदी हैं, उनसे इंटरेक्ट करते जी हैं, तो ऐसे देखा जाता है कि बड़ी जो, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है, तो उनमें उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो चीजों को उस तरह से समझते हैं। मतलब विरोध करना है तो विरोध करना है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कोई चीज यदि उनके विरोध में भी जा रही है, लेकिन उनको एकदम से समझ नहीं आई, कोई इंटेलिजेंट आपने जो क्रिक किया, तो वो उन्हें समझ जी नहीं आता है और वो उसको अपने समर्थन में मान लेते हैं। आपके जो वीडियोस है वो सारे सारे के सारे ही उस तरह के हैं जिस तरह के लोग समर्थन, मतलब मोदी जी का समर्थन करने वाले लोग करते हैं। जी उसके तो उसमें भी आपको लगता है कि फिर भी आपको लोग उस तरह से ट्रोल करते हैं, संख्या में लोग आपके इंटेलिजेंट जोक समझते हैं? मतलब इस तरफ के लोग तो समझते हैं क्योंकि वो आप व्यंग कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ के लोग भी उस तरह से समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, और उनकी संख्या उत्तरोत्तर जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। शुरू में वो कम चीज थी। अच्छा। जैसे जैसे देश में हालात इतने बदले हैं कि भक्त रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, सच देखा जाए तो। अगर थोड़ा भी तार्किक है कोई इंसान और कुछ रखता है तो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आस्था जो है वो सबसे फ्रेजाइल चीज है दुनिया में। आस्था को हम्म। जितना कुछ दुनिया में रोज होता है, आस्था को हम्म। बचाए रखना जितना मुश्किल है, ऐसे ही मोदी जी के प्रति आस्था को बनाए रखना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अंधभक्त उस तौर पे जो भगत है वो है ही इसलिए कि जो हेट्रेड का बेस है मोदी जी के अभी भी। क्योंकि 2014 से लेके और अब आज 2021 में बहुत लोग निकल गए वहां से, भक्ति जोन में से बहुत निकले। लेकिन जो बचे हुए हैं मैं कहता हूं कि वो सिर्फ जिनकी बुनियाद नफरत पे है, मोटे तौर पे वही रुके हुए हैं, बचे हुए हैं, और उनकी संख्या दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा है। तो जो भी तार्किक थे उन्होंने सुनना शुरू भी किया। कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जब मुंबई लोकल में मैं ऑफिस जाता था तो 2014, मैं 16 में मुंबई आया था, तो 17 हम्म। 18, 16 17 18 में इतना मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं दिखता था। और वैसे हम्म। भी फर्स्ट क्लास की बोगी में हम्म। गुजराती लोग ज्यादा होते हैं। मैं हम्म। बोरीवली से चलता हूँ तो बोरीवली में 95% गुज्जू लोग रहते हैं। तब दिखते नहीं थे कोई कि जो खिलाफ बोले। लेकिन हम्म। देखिए 2019 18 19 आते आते दो लोग बोलना शुरू किए, चार लोग बोलना शुरू किए, तो ज्यादा आवाज आई। बहुत लोग चुप खड़े होते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन जब एक आदमी को बोलते देखा तो दो और बोले। अब देखिए, अब खूब मोदी बैशिंग कही हुई उसको, या तर्क के आधार पे मोदी जी की आलोचना कही है, वो होती है और बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी। ऐसे ही मेरे वाले इसमें भी लोगों की संख्या बढ़ी जो जो समझते थे, जो उसको समझते थे। और शुरू में मतलब अगर लोगों का वैसे हम वर्गीकरण करें कि आपके फैंस में कौन हैं, कि उस हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी वाले लोगों की संख्या बाद में ज्यादा बढ़ी है जो पहले भक्त थे। इसका इससे पता चल रहा है कि भक्ति में कमी तो आ रही है। लेकिन वो जो इन्होंने इतना बड़ा हव्वा खड़ा कर दिया कि मोदी नहीं तो कौन, और मोदी के बिना हम्म। तो देश बर्बाद हो ही जाएगा, ये पप्पू को बनाएंगे क्या, ये इसको बनाएंगे, ये सारे चोर। उसने काम तो किया है। इस बुद्धू बक्से ने जो पीछे जो मेरे रखा है, उस बुद्धू बक्से ने जो लोगों के दिमाग में बिठाया है, लोगों ने उसको कई बार कमतर आंका कि नहीं, इतना नहीं है। लेकिन दिख गया कि घर घर में जी न्यूज और रिपब्लिक और ये सब देखा जा रहा है और देखा जाता है, और उसने बहुत बुरा असर किया है। उसके असर को कम करके आंकना ठीक नहीं है, और वो दिखा। ये जो आपने कही वो वाकई गंभीर बात है। क्या इससे बाहर आ पाएंगे कभी? क्योंकि वो जिस तरह से मतलब कई बार अब ये लगता है, अब तक कुछ वक्त पहले तक ये लगता था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीजें हो रही है, धीरे धीरे वो प्रिंट तक भी आ गई है। मतलब आप अखबार उठाकर देखिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये अखबार जो है वो एक भाषा कह रहे हैं, एक तरफ की बात कह रहे हैं। वो जो चीज आनी चाहिए दोनों तरफ की वो नहीं आ रही है। तो जब इस किस्म का वॉशिंग चल रहा है, उस स्थिति में आपको लगता है कि इस सब में बदलाव कभी आ पाएगा? देखिए,
चुनौती तो बहुत बड़ी है और कई बार निराशा होती है खूब देखकर चारों तरफ। आप मोबाइल उठाते ही सुबह को ट्विटर खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, और हमें तो खोलना पड़ता है खबर बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। अगर ये ना हो तो आदमी शायद, जिनको ऐसा काम नहीं करना होता होगा, वो छोड़ देते होंगे दुखी होकर। हम्म, तो काफी चैलेंजिंग और डिप्रेसिंग टाइम लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं उम्मीद तो नहीं खोनी है, और उम्मीद के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें उम्मीद मिलती है। अब जो वैकल्पिक मीडिया जो खड़ा हुआ है, जिसमें न्यूज चैनल्स को छोड़ छोड़ कर लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या कुछ और ब्लॉग्स बना रहे हैं, या प्रिंट पे लिख रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनसे उम्मीद नजर आती है। लगता तो है कि मतलब डिप्रेसिंग तो ये लगता है कि देखिए, मंदिर मस्जिद की इस देश में कमी नहीं होने वाली है, तो उनके हम्म, पास उन वाले मुद्दों की कमी नहीं होगी। अभी अयोध्या खत्म हुआ है तो काशी मथुरा हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और उठा लेंगे। और क्योंकि हम्म, लोग उसी के पीछे और उसी से आंदोलित हो रहे हैं, अभी चोर रसिया कुछ चला देगा, रोज वही डिबेट करेगा, फिर वही मुद्दा ट्विटर पे ट्रेंड करता रहेगा। तो लगता तो है कि बहुत ही बुरा दौर है, लेकिन इन सारे मंदिर मस्जिदों के बावजूद भी उम्मीद बची हुई है। और लोगों की जिस तरह कमर टूटी है, तो आंखें खुल रही हैं लोगों की, और उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे आपने मंदिर मस्जिद की बात कही, अभी इन दिनों जो कोविड चल रहा है, आप मुंबई में भी हालत खराब है, हमारे शहर में भी बहुत हालत खराब है, जी। अस्पतालों की हालत खराब है, दवाइयां नहीं मिल रही है, टीकाकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इन सब परिस्थितियों में आपको जो रिस्पॉन्स आता है, कहीं ये चीज असंतोष के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है या नहीं? ठीक है, मंदिर तो बन रहा है, 370 तो हट रही है, और मूल्य तो टाइट है, टाइप की जो चीजें हैं वो ज्यादा आपको दिखाई देती है। वो बिल्कुल सही चीज कह रही हैं आप कि दुखद है ये कि जिस जिस मात्रा में निजाम को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था, लोगों ने नहीं ठहराया है। ये हमने बात करके देखा है। जैसे मान लीजिए मैं ऑटो में चल रहा हूँ, सबका हम्म, यही कहना होता था, अब इसमें मोदी जी ही क्या कर लेंगे बेचारे, ये तो मतलब भगवान की देन है, अब ये मोदी जी के हाथ में थोड़े है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन या जो जितने प्रोग्राम जितनी भी चीजें थी, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, वो कैसे लगाया गया, कैसे नहीं लगाया गया, क्या क्या चीजें की गई जनता के लिए, उससे बहुत लोगों को फर्क ज्यादा नहीं दिखाई दिया, जितनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। मतलब 10 में से 8 लोग मुझे यही कहते मिले, जो लोग 1500 कोस पैदल चले हैं, साइकिल चला के अपने घर पहुंचे हैं। उम्मीद तो ये थी कि उस घटना के इस इतने इतने बुरे दौर के बाद बिहार में जब इलेक्शन होगा, तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। लेकिन हम्म, वो नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग 1500 किलोमीटर पैदल चले थे, वो भी आप उससे बात करके देख लीजिए। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही हवा में बात बोली जा रही थी, वो सच में ऐसा कहते मिले हैं लोग, अब मोदी जी ही क्या कर लेंगे इसमें। तो वो जो मोदी जी तो अच्छा ही अच्छा करते हैं, तो अभी भी उनके हिसाब से मोदी जी कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। तो कोरोना को लेके और इस पूरे पूरे पैंडेमिक को लेके जो नाकामी रही है, उस हिसाब से लोगों में संतोष नहीं है। ये सच्चाई है। और इसके लिए मीडिया जिम्मेदार कितना है? पूरी तरह। मैं तो बल्कि नेताओं से ज्यादा, मैं तो अब पहले ये जो जब किसान ये हुआ था टिकैत का और इनका हुआ था कि लाल किले पे चढ़ गए थे, मेरे हिसाब से इन्हें हम्म, फिल्म सिटी पे चढ़ाई करनी चाहिए थी। लाल किले की तरफ गलत मुड़े थे ये। इन्हें हम्म, नोएडा की फिल्म सिटी में आना था। क्योंकि नेता तो, अब मोदी जी तो जो कुछ बोल रहे हैं वो अब इलेक्शन के टाइम बोल रहे हैं, इलेक्शन के बाद तो थोड़े दिन के लिए चुप हो जाते हैं, बाकी नेता भी चुप हो जाते हैं। ये 24 घंटे बोलते हैं, और इनका असर नेताओं से ज्यादा है, व्यापक है। क्योंकि अभी भी बहुत लोग इनको, जैसे पहले तो अखबारों को लोग समझते थे कि भाई मैंने तो अखबार में पढ़ा, बिल्कुल सही ही होगा। तो बहुत लोग अभी भी टीवी के बारे में सीधे साधे लोग मान लेते हैं कि शायद टीवी में ठीक ही दिख रहा होगा। तो हम्म, नेताओं से और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी चुनौती टीवी है। तो इस मीडिया का तोड़ ढूंढना ज्यादा बड़ी चुनौती है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि वो जो बोलते हैं कि किसी तोते में जान थी किसी राजा की, या वो, हम्म, तो हम्म, मोदी जी की जान मीडिया में है। ये मीडिया जिस दिन टूटेगा, या वो, अब देख लीजिए उस इमरजेंसी के दौर को जिसको हमने नहीं देखा उसके बारे में, लेकिन लोग, हम पता ही है कि इक्का दुक्का मीडिया घरानों को छोड़कर, या किसी एक दो अखबार को या उनको छोड़कर, सब जनता की तरफ थे। यहाँ हम्म, उल्टा है। एक दो जनता की तरफ है, बाकी सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, सत्ता की तरफ है। ये बड़ा फर्क है, और इसने इसने चीजों को बदलने में बहुत बड़ी रुकावट पैदा की है, और ये घोर जन विरोधी हो गया है।
मतलब सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, तमाम चीजें हैं। इसका तोड़ ढूंढना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि तोड़ कैसे होगा, जबकि मीडिया हाउसेस सारे सारे कॉर्पोरेट हाथों में चले गए हैं। कॉर्पोरेट को ये सरकार जो है उस तरह से फायदा पहुंचा रही है, तो कॉर्पोरेट भी सरकार को उस तरह से मदद कर रही है। तो ये कहाँ, ये जो पूरा सर्कल है जो जहरीला होता जा रहा है, लगातार विशियस होता जा रहा है, इसका तोड़ कहाँ होगा? मतलब कहाँ कैसे चीजें बदलना शुरू होगी? लेकिन सही सही मतलब जवाब देने का पता नहीं हमें पता है या नहीं, लेकिन फाइनली देखिए, न्यूज चैनल्स जो होंगे, अखबार जो होंगे, वो उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के ही होंगे। या तो हम्म। यहाँ पे पूंजी आए कि जो जन पक्षधर हो, कोई इस तरह का कॉर्पोरेट घराना हो, वो पैसा लगाए तो कोई न्यूज चैनल खड़ा हो पाए। बाकी तो जो दूसरा रास्ता वैकल्पिक मीडिया का है, वही अभी कारगर दिख रहा है और वही हो पा रहा है, संभव वही है। अब देखिए आप एनडीटीवी के रवीश के प्राइम टाइम पे आप देखते हैं कि कितना लाइव, कितने लोग देख रहे होते हैं और व्यूज कितने मिलते हैं, उतने शायद उन हम्म। चैनल्स को भी नहीं देखते लोग। तो यहाँ पे एक हम्म। उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि अब अजीत अंजुम जी को देख लीजिए, हम्म। साक्षी हम्म। जोशी ने अपना शुरू कर दिया है, हम्म। हम्म। और हम्म। अभिसार शर्मा है, तब अभिषेक सभी शर्मा लोग है। जी उनको उनको लोग उतना देख, उससे ज्यादा देख लेते हैं जितना टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इनमें तो हम्म। उस स्पेस को कब्जा करने की आपस में रोज इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि अमीश हम्म। देवगन जो है वो और ज्यादा चिल्लाएगा, अगले दिन दीपक चौरसिया और ज्यादा चिल्लाएगा, हम्म। अर्नब घोष। अब देखिए, सुधीर चौधरी जैसे महान आदमी को गायब कर दिया है दीपक चौरसिया और अर्नब गोस्वामी ने, जो पितामह हैं इस पूरे उसके, उस आदमी की रेटिंग और वो सब गायब हो रही है पीछे। यानी जो शुरू के झंडा बरदार थे नफरत के, वो उनके लिए हम्म। संकट पैदा हो गया है, तो उनमें आपस में लड़ाई खूब चल रही है। तो वो अपनी उसी उसी स्पेस को कब्जाने के लिए लड़ मर रहे हैं वो। लेकिन वैकल्पिक मीडिया में जगह है, लोग देखना चाहते हैं। आप देखिए, मैं अभी 3-4 महीने गांव में ही था, नोएडा, तो अ, लोग मोबाइल पे ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं कि रवीश का वीडियो देख रहे हैं, अभिसार का देख रहे हैं, अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, वो देखी जा रही हैं चीजें। तो ये बहुत बहुत बड़ी उम्मीद की बात है हमारे लिए। मतलब ये अच्छी बात है। मुझे थोड़ा-सा राहत जैसा महसूस हुआ कि जो आप लोग, हम लोग वैकल्पिक मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो कर रहे हैं, उससे अ, बदलाव एकदम से आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। लेकिन एट लीस्ट ये तो हो रहा है कि लोग थोड़ा-सा उस तरफ जाकर खड़े होकर जी, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये मतलब ये माना जाए कि सोशल मीडिया है और वैकल्पिक मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर पाएगा कभी? ये कहना तो मतलब मुझे पता नहीं कि ये कब हो पाएगा या कर पाएगा, नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ये पता नहीं मैं सही बोला है गलत बोल गया हूँ। क्योंकि अभी मैंने जैसा कहा कि इनके शोज रवीश के और वो ज्यादा देखे जाते हैं, तो शायद कर भी हुँ। पाए, क्योंकि अब सभी के हाथ में मोबाइल है। और बहुत हुँ। सारे घरों में मैंने देखा टीवी बंद हो चुका है, टीवी नहीं चलाते हैं, न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, तो मोबाइल पे ही सब देख रहे हैं। मोबाइल पे क्योंकि अब लाइव जिस वक्त शो चल रहा होता है, वो एनडीटीवी हो, एबीपी हो, इतना सबको पता चल गया है कि अगर आपको लाइव भी देखना है तो वहां पे देख सकते हो। तो क्या पता रिप्लेस कर पाए, क्योंकि दुनिया बदल गई है और हमारी सोच से और उम्मीद से ज्यादा तेजी से बदल रही है। हम शायद उसे देख नहीं पाते कई बार, और ये ये चीज शायद बदल गई है, जैसे ये उनके कहा पक्ष में जाता बदलनी है। चाहिए। जी, यही मैं कह रही थी कि जिस तरह से कहा जाता है कि क्योंकि सोशल मीडिया ने इनके आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो जी, हो सकता है इनको जाने में भी सोशल मीडिया ही भूमिका निभाए बिल्कुल, अपनी। क्योंकि अब बिल्कुल। ये देखने में आ रहा है लगातार कि लोग लिख रहे हैं, जैसे आपने बताया अजीत अंजुम जी हैं, या अभिसार शर्मा है, या साक्षी जोशी है, या आप हैं, या राजीव ध्यानी जी हैं। ये सब लोग अपने-अपने स्तर पर उस तरह से लोगों को जागरूक करने के अभियान में लगे हुए हैं। तो अब उम्मीद तो यही है कि कुछ कुछ बेहतर हो, क्योंकि जो मीडिया कॉर्पोरेट चला रहा है, जो पैसे से चल रहा है, उसकी अपने कंपल्शन्स है, उसमें काम करने वाले लोगों के भी अपने कंपल्शन्स हैं।
लेकिन जी, जो बाहर आकर इंडिपेंडेंट काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी शायद उतनी है नहीं, लेकिन उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जी, भगत राम जी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी, जी, शुक्रिया। जी, अच्छा यहाँ मैं जी। बीच में बस टोक कर ये कहूँगा, जो आपने बोला कि पहले ये चीज़ उनके समर्थन में इसने जितनी बड़ी भूमिका निभाई, वो अब उन विरोध में भी, क्योंकि 2014, 15, 16 के दरमियान जो है वो एक तरफ़ा राज था। जैसे उनके कब्ज़े में है पूरा, सोशल मीडिया भी उनके कब्ज़े में है। ट्विटर पे देखिए हैशटैग्स जो भी या ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हुआ करते थे, वो हम्म। सारे वही थे। अब हालत ये हम्म। हो गई है कि वो ट्विटर छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। वो कू या पू चला रहे हैं, पू पे भाग रहे हैं वो पू करने के लिए। तो हम्म। ये हालत हो गई है। अब इतना बदलाव हो चुका है कि जन पक्षधर चीज़ें या दूसरी तरफ की चीज़ें इतनी आ चुकी हैं कि उनके अब वो रोज़ दुखी होते हैं कि मोदी के खिलाफ रोज़ इतने ट्रेंड चल रहे होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो उन्हीं का कब्ज़ा था एक तरफ़ा। तो ये बदलाव हुआ है। अब इसलिए वो ये बदल छोड़-छोड़ के उन्हीं उन्हीं चीज़ों को अब बॉयकॉट कर रहे हैं, जिनकी वज़ह से वो आए हैं। हम्म। ये बदलाव जो है वो थोड़ा-सा उम्मीद जगाने वाला है। एक चीज़ जी। और है, आप आपका जो ये जो शॉर्ट वीडियो है भगत राम वाला, उसको लेकर आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है? खुश हैं सब, खुश होते हैं, मतलब देखते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही मज़ा आता है जैसे बाकी सब लोगों को मज़ा आता है। मतलब सभी बैठ के टीवी पे देखा करते थे बैठ के, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि धीरे-धीरे अब मोबाइल पे देख लेते हैं। शुरू में तो टीवी पे ही देखा करते थे सारे वीडियोज़। तो जी। ना सिर्फ फैमिली और फैमिली के जो भी नियर एंड डियर जो भी जितने लोग हैं, सारे रिश्तेदार, दोस्त, सबकी तरफ से बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार मिलता है। एक एक चीज़ जो लगभग हर उस आदमी को अभी फेस करनी पड़ रही है जो सरकार के खिलाफ जाकर बात कर रहा है, कह रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, कि जी, उसके अपने जो बहुत करीबी लोग हैं, जो अब दोस्त हैं उसके, जो कभी किसी वक़्त बहुत करीब थे, रिश्तेदार जो किसी वक़्त बहुत करीब थे, आज सिर्फ़ इस वजह से उससे दूरी बरतने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार के खिलाफ है। क्या भगत राम के बाद आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जी, बिल्कुल। कई सारे बहुत करीबी रिश्तेदारों से मतलब संबंध विच्छेद की नौबत आ गई, या बहुत सारे दोस्तों के साथ कुछ दोस्त भी छूट गए हैं, मतलब जो एक लेवल के से आगे चले जाते हैं, मतलब जो जो नफ़रत को इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, नफ़रत के को बढ़ाने के लिए एक विचारधारा के स्तर पे विरोध चल सकता है कि आप दूसरी सोच के हो सकते हैं, लेकिन आप हुँ। इंसान को मारने तक की दलीलें देने लगते हैं, आपका इंसानियत से भरोसा बिल्कुल उठ गया है, तो फिर निभाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्त हैं, जिनसे बहुत ही करीबी दोस्त थे, जिनसे सालों से बात नहीं हुई शायद अब। क्योंकि तब वो जो एक उम्र थी जहाँ आपकी दोस्ती परवान चढ़ती है या शुरुआत होती है, तब ये मुद्दे सामने नहीं आते थे शायद, लेकिन जब आप ऐसे मुद्दों पे बात करने लगते हैं तो पोल खुलती है हमारी और उनकी, या हम एक-दूसरे के सामने सच्चे रूप में सामने आते हैं, तो फिर हुँ। नहीं निभ पाती बात वो। तो बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग छूट गए हैं। हुँ। और एक और ये चीज़ बड़ी हुई कि जैसे हमारे समाज में ये माना जाता है कि महिलाएँ आम तौर पे राजनीति में भाग नहीं लेती हैं, राजनीतिक बहस में या विमर्श में इतना भाग नहीं लेती। लेकिन हुँ। मोदी जी की मेहरबानी से महिलाओं का भी राजनीतिकरण बहुत बढ़िया हुआ है, जो ये बोलते थे कि वो राजनीति में भाग नहीं लेती। मतलब हुँ। उनकी वो जो मोदी जी के साथ में जो अटैचमेंट हुआ है, जो एक संबंध तादाद में जो स्थापित हुआ है, वो अद्भुत है उस मामले में कि जो पहले कुछ और बात करता था, जो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हुँ। बहुत सारे हुँ। वो दोनों तरफ ही होते हैं कि यार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये बात नहीं, अब वो पॉलिटिक्स से बात कर रहे होते हैं। मतलब इतना राजनीति मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि इतना राजनीतिक लोगों का राजनीतिकरण हो गया है कि हर कोई वही बात करता है। अब उसका मूल जो है वो मूल वही सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक नफ़रत है, वही एक तंतु है जो जोड़े हुए हैं इन लोगों को, और जिन्होंने उन लोगों को भी वोकल कर दिया है जो सिर्फ़ घर की दूसरी चीज़ों में बात किया करते थे, फ़िल्म्स पे बात करते थे सिर्फ़, या क्रिकेट पे बात करते थे। वो सब अब अवचेतन में कहीं वही चीज़ चलती है पीछे, जिसने उनको उकसा रखा है, और मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को बोलते देखा है जिनके मुँह से राजनीति का रा नहीं सुना मैंने कभी। उन हुँ। महिलाओं को बोलते देखा है कि वो राजनीति पर मोदी के लिए वो जान देने को तैयार हैं। मतलब
अपने घर परिवार से भी ज्यादा, ऐसा भी मैंने देखा है। ये और इसकी वजह एक ही है कि वो सांप्रदायिक वजह है, मतलब ये वही। खराब बात है। खराब बात है, मतलब मुझे कई सालों से ये बात लग रही है कि खास महिलाएं खास तौर पर जिस सत्ता से पीड़ित है उसी सत्ता की तरफ समर्पित होती है। ये महिलाओं के लिए बहुत खराब है, लेकिन यही है। मूल में वही मतलब है, मूल में वही मिलेगा। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि इस समर्थन के पीछे और इस भक्ति के पीछे मूल सिर्फ वही है, सांप्रदायिकता। वो इतना बिल्कुल अंदर तक घर कर चुकी है लोगों को। बिल्कुल। ये जो आपके मोदी जी जो हैं उन्होंने अभी एक नया टास्क दिया है। पिछले साल जो टास्क थे उनकी भारी सफलता के बाद 11 से 14 तारीख तक टीका उत्सव मनाने वाले हैं। आप टीका उत्सव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम तो एकदम पूरा तैयारी कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी जी हमको, हम टीका भी लगा दिए हैं मोदी जी। और सबसे बड़का बात है कि जो लोग का टीका नहीं हुआ था ना, उस सब लोग का टीका हो जाएगा। कितना सारा लड़का लोग ऐसे घूम रहा था, सब हम पूरा पूरा फैमिली टीका लगाएगा, सबका टीका हो जाएगा। फिर उसके बाद जयमाल होगा, सब करवा देंगे मोदी जी। मोदी जी खुद सिंगल है तो का सिंगल लोग का टेंशन नहीं है, पूरा फिक्र है मोदी जी को। सबका टीका पीका सब करवाएंगे, रोका टीका वो सब होगा, सब बढ़िया कर देंगे। रवीन जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया, दर्शकों को भी बड़ा मजा आया। हम जी, फिर मुझे से भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। आप जी, आप कोई और वीडियो अपना दिखा सकते हैं जो अभी फिलहाल आपने शूट किया हो। मतलब वीडियो दिखा सकता हूँ या कुछ एक्ट करने के लिए बोल रहे हैं आप? आप एक्ट कर दीजिए कुछ मैं तो रिसेंटली जो आपने किए हैं। जी देखिए, मैंने तो अभी शूट किया है। आप आपसे बात करने से पहले मैं एडिट ही कर रहा था उस वीडियो को। जी। मोदी जी ने जो बच्चों को जो ज्ञान दिया है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सब एंटी नेशनल लोग जो है वो सब चिढ़ता है, वो सुलगता है कि मोदी जी को इतना ज्ञान कैसे है। हो गए सबको थोड़ी होते हैं। मोदी जी को ना नॉर्मल, मतलब मोदी जी का ना नॉर्मल इंसान थोड़ी एब नॉर्मल, ऐब नहीं है मोदी जी में कौन हूँ, सब बढ़िया है। इस वजह से ये लोग को मोदी जी के टक्कर का दूसरा इंसान नहीं है इस धरती पे। हाँ, सिर्फ वो है, वो कंगना कंगना रनौत, वो है मोदी जी के टक्कर का ज्ञानी। हर फील्ड का ज्ञान होते हैं कंगना जी को। दोनों इसी वजह से एक दूसरे को लाइक करता है, बढ़िया एकदम। ये लोग का सुलगता है सब एंटी नेशनल का, कैसा बड़का बड़का ज्ञान दिए हैं। और ये लोग का बकवास कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो आदमी खुद परीक्षा में वो कोनो मुश्किल सवाल फेस नहीं किया, ये बच्चा लोग को फेस करने को बोल रहा है। तो बोल नहीं सकता क्या ऐसे? कोई भी बोल सकता है। वो जब जो लोग का शादी नहीं होता, वो बारात तो क्या होता है ना, सब एक्सपीरियंस होता है वो लोग को। मोदी जी को सब एक्सपीरियंस है। इतना इतना ज्ञान का बात बोले हैं मोदी जी, बताने लगे ना तो आप हंस रहे हो। अभी पूरा रात निकल जाएगा, इतना ज्ञान दिए मोदी जी। नाले के गैस के चाय वाला आविष्कार, क्लाउड के बेनिफिट के थारी का आविष्कार, कितना सारा है। एक तो एक्स्ट्रा नहीं है टू है वो। भी। वो तो मैं वीडियो में डालना भूल गया, अब याद आया मुझे तो। और वो भी भूल गया था कि जो मोदी जी मास्क के लिए मना कर रहे हैं ना, वो मास्क तो हाँ नॉर्मल इंसानों के लिए है ना, मोदी जी नॉर्मल थोड़ी हैं। मोदी जी तो कुछ और ही हैं। वो वीडियो देखा ही होगा सभी ने, जिसमें वो मास्क वापस रख देते हैं, हाँ। फिर अगले दिन पूरे देश को बताते हैं मास्क पहनो। अद्भुत आदमी है। रवीन जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हम एक बार फिर आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम जी, में मुझे आपके भी आने बहुत का अच्छा लगा। जी बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद, और जन विचार संवाद ग्रुप के सभी साथियों को फिर से एक बार धन्यवाद, और अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपके बीच आता जरूर। रहूंगा। अमिता जी जी बुलाएंगे दोबारा। जी जरूर जरूर, नमस्ते। शुक्रिया। जी नमस्ते। जी दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ फिर से रूबरू होंगे आपसे। नमस्कार।